यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सिद्धांत भंडारी से, जिन्होंने नवंबर 2018 के एग्जाम में न्यू सिलेबस में सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है वो हासिल की है। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये सर का फेमस डायलॉग मुझे स्टार्ट करना है इंटरव्यू। सो 3 साल पहले बीबी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था व्हेन आई क्लियर्ड सीए फाइनल, एंड नाउ मुझे आज चांस मिला है सर को इंटरव्यू करने में, बिकॉज सर का एक जर्नी है वेयर ही हैज स्टार्टेड टीचिंग एंड द वे ही हैज ग्रोन। सो वांटेड टू कवर दैट। फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन मेरा सर के साथ हुआ था जब मैं 2015 में आईपीसीसी का क्लासेस स्टार्ट किया था। सर तब WRC में पढ़ाते थे, तो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। एंड जब मैंने वो पढ़ा था एंड आई क्लियर्ड विद एन एग्जामिनेशन फॉर आईपीसीसी, तो मेरा ये फिक्स था कि फाइनल में भी मुझे बीबी सर से डायरेक्ट टैक्स करना है, उसके बाद बाकी सब प्रिपेयर कर लेंगे, बट डीटी तो मेरा बीबी सर से ही है। And I've seen sir grow from 2015 to आज तक, and now he is considered to be best direct tax teacher in India. So wanted to cover that journey for sir आपका. Thank you for allowing me to interview and coming on this show. थैंक्स अलॉट। पहली चीज़ 3 साल हो गए जब ये बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया था, और उसके बाद मैं जो इसकी ग्रोथ देखता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, तो ग्रोथ को देखते हुए बहुत खुशी होती है। और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा खुशी हमको तब होती है ना जब तुम जैसे सीए बनने के बाद जो बच्चे आगे ग्रो करते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था एंड हाउ डिड योर सीए जर्नी स्टार्टेड? ओके, मेरा जो स्कूलिंग हुआ जैसा राजस्थान से हुआ, सबको पता है। तो राजस्थान में छोटा सा गाँव सिरोही के पास में है, जावाल करके, जो सिरोही से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और हमारी स्कूलिंग वहाँ पे हुई। और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल तो ऑब्वियसली नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ही है, तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई। तो 10th तक तो मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट, जहाँ पे अपन पीछे बैठते थे और बातें करते थे बच्चों से, मतलब स्कॉलर नहीं था। 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर द 56%, और 11th स्टैंडर्ड में इन आवर स्कूल देयर वाज वन स्टैंडर्ड रूल कि इफ़ यू स्कोर द फर्स्ट डिवीजन देन यू कैन ऑप्ट फॉर द साइंस, अदरवाइज यू हैव ओनली कॉमर्स और आर्ट्स। सो भाई साहब, हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, आइदर कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। तो मुझे लगा कि यार देख, आर्ट्स अपने को थियरी ऐसे भी समझ में नहीं आता, सो आई ऑप्टेड द कॉमर्स। एंड व्हेन आई ऑप्टेड द कॉमर्स, देन हर क्लास में पहली बार जब कोई भी टीचर आते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि क्या सोच के आपने कॉमर्स लिया, बिकॉज वहाँ पे ये पूछा जाता है। देन हमारी क्लास में ऐसा था जो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि मुझे बैंक में कुछ जॉब करना, बिकॉज बैंकिंग का उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला उनके पेरेंट्स का बिजनेस है तो बिजनेस मैनेज करेंगे। आई वॉज ओनली गाय जिसने ये बोला कि नहीं, सीए करना है। बट मुझे उस दिन ये पता नहीं था सीए होता क्या है, ठीक है। सिर्फ ये सुना था कि कॉमर्स में जो सबसे बेस्ट डिग्री होती है ना, वो सीए होती है। और सीए एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें आपको साइन करने का पैसा मिलता है, मतलब इफ़ यू साइन आपको पैसा मिलेगा। और हम लोग हमारी नोटबुक का जो लास्ट वाला पेज था उस पर ऑटोग्राफ अलग अलग तरीके से देते रहते थे। तो मैंने सोचा नहीं यार, कुछ ऐसा करेंगे, बट अपन को पता नहीं था सीए होता क्या है। देन मैंने उस सर को बोल तो दिया कि सर सीए करने के लिए, तो सर ने बोला कि सीए करने के लिए आपको अच्छे परसेंट चाहिए होते हैं, सेकंड डिवीज़न नहीं चलता है। देन 11th स्टैंडर्ड में मैंने अच्छी पढ़ाई की, आई स्कोर 63%। इन द 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर 66%, दैट वाज हाईएस्ट इन माय क्लास। टॉप स्कोरर्स होते हैं। तो 66% मुझे मिला 12th स्टैंडर्ड में। तो मुझे मेरे पढ़ाई की जो वैल्यू समझ में आई ना, वो 11th से आई। और मेरा मानना ये है, और आप सब लोग भी इसको एग्री करेंगे, कि आप 10वीं तक क्या पढ़ते थे ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। लाइफ में वैल्यू चालू होता है 11th स्टैंडर्ड, और उसके बाद में आपने 5-6 ईयर कैसे पढ़ाई की। तो 12th मैंने वहीं से किया। उसके बाद सीपीटी के लिए मैं जोधपुर गया, और फिर आर्टिकलशिप के लिए मैं मुंबई आया। मुंबई से आर्टिकलशिप की, सीए फाइनल वापस जोधपुर से दिया, और उसके बाद मैं सीए कंप्लीट होने के बाद चालू किया टीचिंग, और आज तक वही कर रहे हैं। सो आपने आर्टिकलशिप के लिए बॉम्बे क्यों चूज किया? मतलब बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मुझे भी पूछते हैं कि यार तुम बॉम्बे क्यों गए थे आर्टिकलशिप के लिए? मतलब व्हाट इज, आपको क्या लगता है कि आपको क्या चेंज आया होगा आपके उस टाइम पीरियड में? आपके टाइम में 2 या 3 साल जो भी होता था, उसमें आपको क्या लगता है क्या चेंज आया होगा? हम क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे? बिकॉज बॉम्बे आना, मतलब अपनी सिटी से बाहर आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन आल्सो टू टेक। तो आपको क्या स्ट्रगल्स फेस किए होंगे आपने उस टाइम? अग्री। देखो, सबसे पहली चीज़, जब मैंने सीपीटी क्लियर किया तो सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी। तो आर्टिकलशिप के लिए कहाँ जाना? तो हमारे गांव में या आसपास में कोई सीए है ही नहीं करके, ठीक है। आसपास में 50 किलोमीटर में कोई सीए दिख नहीं रहा था। मेरे कुछ दूर दराज के फ्रेंड थे, एक सीनियर थे जो मुंबई में थे, और वो आर्टिकलशिप कर रहे थे। तो मेरे को लगा यार वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे हो जाएगा। देन आई केम टू मुंबई, और मुंबई में जब आया तो अच्छी फर्म तो मिलने वाली थी नहीं, ये बात पक्का पता था।
तो जितनी भी मिड साइज फर्म है, जितनी भी स्मॉल फर्म है, वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मैंने मेरी आर्टिकलशिप एक स्मॉल फर्म से की, प्रोप्राइटर फर्म थी करके, ठीक है, जिसमें सब काम हम ही करते थे। कि वहाँ पे सर जो आते थे ऑफिस घर से, तो पानी का बोतल लेके आते थे, वो उठा के ऑफिस में लाने से लेके और शाम को ऑफिस को ताला लगाने तक, ठीक है, क्लोज करने तक, तब तक जो है वो काम है वो हम ही किया करते थे। तो वैसी फर्म से आर्टिकलशिप हुई और मेरे को जिन्होंने भेजा था उन्होंने बोला कि भाई फर्म में एसी है या नहीं है, या फर्म की वेबसाइट है या नहीं है। तो उससे उन्होंने बताया कि अच्छा अच्छी फर्म है, एसी है मतलब अच्छी फर्म है, ठीक है, अगर मतलब उनकी वेबसाइट है मीन्स अच्छी फर्म है। तो ऐसे आर्टिकलशिप हुई, बट बहुत सीखने को मिला क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हो सीखने को बहुत मिलता है हर चीज़ में। मुंबई आने के बाद स्ट्रगल सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज मुंबई में बोलते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, बट रहने को जगह नहीं मिलती। मुंबई का सबसे बड़ी चीज़ है। तो व्हेन आई केम टू मुंबई इन 2007, तो उस टाइम क्या हुआ कि लाइक आर्टिकलशिप मिल गई अपने को स्मॉल फर्म में, बट रहने को लेके बहुत बड़ी दिक्कत। मेरे को गाँव में ये लगता था यार मुंबई में रहने को तो मिल ही जाएगा, बट जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे एक रिलेटिव के वहाँ पे गया, पहले एक मासी का लड़का था और वो मासी का लड़का कहीं छोटी सी जगह में रहता था। वहाँ पे 10 लोग रह रहे थे 10 बाय 10 के रूम में। तो वहाँ पे 10 लोग, वो आधे ऊपर सोते थे, वो डाला हुआ था स्लैब, और आधे नीचे सोते थे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा दिक्कत है। फिर कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प की, मैंने भी मेरी लाइफ में 6-7 महीने ऐसे रहे जब मैं एयरटेल की गैलरी में मेरे एक फ्रेंड के साथ रहता था। वो वहीं पे काम करता था और वहीं पे रात को सो जाता था। तो उसने मुझे उसके बॉस से बात करके और वहीं रहने को मिल गया। तो 6-7 महीने वहाँ रहा। फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू वसई हॉस्टल, वसई में रहा 2-3 साल। बट लाइक वो ही चीज़ें सिखाती है, जितना आप स्ट्रगल करते हो ना उतना इंसान स्ट्रांग होता है। वो अपने आप को अपने आप को चैलेंज देता है कि यार इससे बुरा तो मेरे साथ नहीं हो सकता, मतलब दैट इज़ अ एक्सट्रीम करके, ठीक है, किसी भी कंडीशन में वो बंदा रह सकता है। तो वो काफ़ी हेल्प हुई और काफ़ी उस चीज़ों से मेरे को लगा कि नहीं, उन चीज़ों ने मुझे स्ट्रांग बनाया। सक्सेस का मजा ही तब है कि यार स्ट्रगल तो होना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो फिर आपने सीए पास किया, लाइक जोधपुर से आपका पूरा टैलेंट यू क्लियर्ड है। देन एक सबके लिए क्वेश्चन आता है आप करें क्या? बस सीए हो गया, उसके बाद सब नेक्स्ट लेवल, वो भी अभी प्रॉब्लम्स ही है। प्रॉब्लम नहीं मतलब गुड प्रॉब्लम्स टू हैव आल्सो, बट क्या जॉब में जाए या टीचिंग, 2 ऑप्शन है अभी, एंड जॉब भी बहुत तरह के हैं। बट आपने कैसे सोचा कि यार मुझे टीचिंग करना है, तो जॉब क्यों नहीं करना है? बिकॉज आप मारवाड़ी फैमिली से आते हो तो पहले लगता है कि पहले पैसे कमाता हूँ, मतलब टीचिंग मेरे डिफरेंट लाइन हो जाता है। बट आपने कैसे सोचा कि यार मुझे जॉब करना है, जॉब नहीं सॉरी टीचिंग करना है? या एग्जैक्टली। सो मैंने नवंबर 11 में क्वालिफाई किया, तो जनवरी 2012 में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट से पहले मैं ऑलरेडी पढ़ाता था। मीन्स मेरा कैसा था कि जब मैं सीपीटी क्लियर किया तो मैं उसके बाद 12th वालों को पढ़ाता था, जब मैं पीसीसी में था। जब मैंने पीसीसी क्लियर किया तो मैं 11th-12th को गांव में भी पढ़ाता था, मैं फ्रेंड्स को भी पढ़ाता था। और जब भी मैं किसी भी लाइक प्रोफेसर को देखता था ना पोडियम पे, जब मैं क्लासेस ली मुंबई में, जोधपुर में, तो मुझे एक अलग ही फील आता था यार बंदे के पास कितनी पावर है, वो बंदे के पास किसी को भी कुछ भी सुना सकता है, ठीक है। तो वो जो पावर फील होती थी और मुझे लगता था नहीं यार आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता था मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने चालू किया यही वाला पढ़ाना। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत मुंबई की जितनी भी क्लासेस थी सब जगह मैंने डेमो के लिए दिया अपना CV रिज्यूमे, बट कहीं से कॉल ही नहीं आ रहा है। तब मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, GMCS पढ़ाया, ओरिएंटेशन पढ़ाया, और उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू किया। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, जहाँ इंस्टीट्यूट की IPCC की CPT की क्लासेस थी वहाँ पे पढ़ाया, और वहाँ से चालू करते 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 आगे बढ़ते गए। बट एक चीज़ है कि भाई अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कीन होना कि भाई मेरे को ये करना है, तो फिर आपको उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। आजकल लोगों को कैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए फटाफट। मैं बताऊँ मेरे साथ ऐसा अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचिंग में भी आते हैं। तो अभी 2 महीने पहले एक लड़की का फ़ोन आया, वो बोलती है मैं 4 महीने से सर मेहनत कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है करके, ठीक है, और मेरे को कहीं पढ़ाने को मिल नहीं रहा है। मतलब उनको ये लगता है कि 4 महीने में बहुत कुछ हो जाना चाहिए, जो नहीं होता है। आपको अल्टीमेटली टाइम देना पड़ता है और टाइम के साथ में चीज़ें होती हैं। आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब ईयरली? जैसे आपने 2012 में स्टार्ट किया था सीए को पढ़ाना, सीए स्टडीज के लिए, तो आपने उस टाइम उस ईयर में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया? अगर आज लाइक लास्ट ईयर में आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, तो आपने ग्रोथ कितना हुआ वैसा? लाइक देखो, पहली चीज़ जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो फर्स्ट बैच में हमारे पास 3 स्टूडेंट थे। तो वो 3 स्टूडेंट पढ़ाए हमने, और अंधेरी में एक छोटा सा क्लास भाड़े पे लिया था, तो वहाँ पे 3 स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो वो लॉस मेकिंग बैच था पूरा, क्योंकि भाड़ा बहुत ज़्यादा था और उनसे जो 3 स्टूडेंट से जो रेवेन्यू था वो कम था। बट वहाँ से स्टार्ट किया, अगले साल 3 के है वो 15 स्टूडेंट हुए, फिर 60 स्टूडेंट हुए, हर बैच वाइज बढ़ते गए। और आज की डेट में अच्छे खासे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। नंबर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नंबर मैं नहीं बताऊंगा, बट अच्छे खासे स्टूडेंट है वो पढ़ा रहे हैं।
तो उसमें लाइक वो ये टाइम चाहिए आपको, और टाइम के साथ साथ आप क्या, आपके हाथ में जो चीज़ें होती है ना, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोगों को चाहते हैं कि नहीं यार मैं वो कर लूँ, बट उसकी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेन मेरा मानना ये है कि आप उस गोल पे ध्यान मत दो, ठीक है, गोल तो वो दिमाग में होना ही चाहिए करके, ठीक है, बट अल्टीमेटली यू शुड फोकस टू योर प्रोसेस। लोग प्रोसेस पे तो ध्यान नहीं दे रहे। आज तू देखेगा ना लोगों को, जब मेरे को ये करना है मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा करके, ठीक है, अरे भाई कर दूंगा, बट वो करना जो है ना उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। वैसे जर्नी भी एंजॉय करो अपनी जो एग्जैक्टली आप जो कर रहे हो ना, और ना किसी से लाइफ में कंपटीशन करना, कभी नहीं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं या मुझे क्या करना है, नेवर। आई ऑलवेज कंपेयर माई सेल्फ विद माई सेल्फ ओनली, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, क्या मैं लास्ट ईयर से इस साल कुछ अच्छा दे पा रहा हूँ या नहीं, मैंने जो कल का दिन जो बिताया था, उस दिन जो मैंने किया था, क्या आज का दिन मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है या नहीं, ज़्यादा मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं। तो हमेशा मैं ये मानता हूँ कि आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें। आप अगर कल जो थे और आज वो जो हो, वो अगर आप बेटर हो ना, तो आप अपने आप धीरे धीरे लाइफ में चीज़ें बनती जाएगी। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं मुंबई आया पहली बार, तो हम राजस्थान में हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, और यहाँ मुंबई के बच्चों के साथ में जब क्लास में वगैरह मिलते थे, तो उनका एक अलग ही ग्रुप होता था। वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब टीवी शोज़ की वगैरह बात कर रहे हैं, अपने को समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं करके, ठीक है, बिकॉज अपन ने ना कोई टीवी शोज़ देखे थे, ना अपन ने कोई बाकी सब चीज़ें देखी थी, किसी को जानते थे। तो अपने आप को ऐसा फील होता था यार पता नहीं ये कुछ अलग प्लेनेट से लोग आए हैं और अपन अलग प्लेनेट से है, ठीक है। तो अगर आप उनको देख के अगर अपने आप को ये डीमोटिवेट कर लोगे कि नहीं यार हमसे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप कंपेयर उनसे मत करो, आप कंपेयर अपने आप से करो कि लास्ट डे आपका कैसा था और आज का दिन आपके साथ कैसा है, और कितना आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। सबकी जर्नी अलग है, अलग सबकी जर्नी एग्जैक्टली, एंड डोंट फील इंफीरियर बिकॉज ऑफ समबडी एल्स डूइंग समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। ऑल्सो पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंस नहीं है आजकल, बिकॉज आजकल वो हो गया ना कि रील्स देख रहे 15 सेकंड 20 सेकंड का, तो पेशेंस लॉस हो रहा है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज लाइन वेयर इट सेड दैट देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। सिंपल सी चीज़ है, जो ओबामा है आई थिंक 46 या 50 ईयर्स में उसने रिटायरमेंट ले लिया, और ट्रम्प जो था वो प्रेसिडेंट बना था 77 की एज में। सो इट्स ऑल योर टाइम, कब आपका टाइम आता है ना वो जरूरी नहीं है। आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हो, अपने आप को बेटर बना सकते हो, जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आप लॉयल रहिए। आप उसके साथ मतलब गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है, उसके साथ आपको लॉयल्टी बनाए रखनी पड़ेगी। आपका टाइम आता है, और जब जिस दिन टाइम आपका टाइम आता है ना, उस दिन आप प्रिपेयर होने चाहिए। उस दिन आपको लगता है कि उस दिन अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज सर सबके पास होती है, बट उसको कैसे इम्पार्ट करना है तो स्टूडेंट को समझे, वो एक सबका अलग अलग तरीका होता है। योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट। मतलब ये कैसा, मतलब आपको कैसा लगा कि यार ये टीचिंग वे में जाना चाहिए, आपने कुछ चेंज किया कभी? आप नॉर्मली सर जब क्लासेस में पढ़ाते, जब लाइव बैचेस होते थे, तो नॉर्मली सर 2-4 लोगों को पकड़ लेते थे और एग्जाम्पल सारे उसी में बनते थे, मतलब उनकी तो सर ले ही लेते थे। तो अभी आजकल अब लाइव लेक्चर्स तो सब वर्चुअल हो गया है, तो आप राम श्याम आई गेस उसकी एग्जांपल ले सकते हो। तो आपको वो स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसे आया आपका? देखो स्टाइल ऑफ टीचिंग हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। पहला देखो हमेशा प्राइम रहता है कंटेंट, कि आप कंटेंट क्या दे रहे हो। दूसरी चीज़ आप उस कंटेंट को कौन से वे से दे रहे हो। लाइक मैं हमेशा जब भी कुछ नया अमेंडमेंट आता है, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ और कौन से वे से मुझे समझ में आ रहा है। मैं ट्राई करता हूँ कि वही वाली प्रोसेस में पढ़ाते टाइम फॉलो करूँ और बच्चों को समझ में आ जाए। मैं जब इनिशियली पढ़ाने में आया ना इन 2013, तो आई यूज़ टू गिव द एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ द लाइक एक्टर एंड ऑल, शाहरुख खान, SRK, वैसे मैं एग्जाम्पल देता था, ठीक है। मैं बहुत बार सनी के भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इनिशियल टाइम में मुझे बहुत सारे प्रोफेसर ऐसा बोलते थे यार ये क्या बनता है करके, ठीक है। ऐसे कोई एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक्टर वेक्टर के पढ़ाने में AB के एग्जाम्पल देने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैंने संदीप माहेश्वरी से पूछा, तो मैं उनके सेशन में गया था और मैंने उनसे पूछा कि भाई सर है ना, बहुत सारे 2013 की बात है, मैंने कहा मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, अल्टीमेट गोल इज वो, ठीक है। बट मैंने कहा बाकी लोग बोलते हैं कि यार तू तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल देता है, एक्टर के वगैरह नहीं देने चाहिए, पढ़ाने में आपको A और B या इसी पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। देन उन्होंने मुझे बोला था कि यार वो आप चाहते क्या हो, बच्चे को समझ में आना, बच्चा पास हो जाए, बच्चा रिटेन कर पाए, बाकी कौन मतलब बाकी चीज़ों से क्या मतलब। देन मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और मुझे नहीं लगता, देखो अल्टीमेटली आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आना चाहिए।
बाकी सब चीज़ें हैं वो हाँ, मतलब कोई समझ आना चाहिए, समझ में आना हम रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते, कोई एग्जांपल ऐसा होता है चाहिए। राइट, और याद रह जाता है कभी कि हाँ बहुत सर ने उस पर्टिकुलर वे से समझाया था, वो एग्जांपल दिया था। एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है ना, जब आपको अच्छी लगती है, देखो जिस दिन आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो काम करते टाइम आपको मजा आ रहा है ना, तो आप समझ लेना आपने अपना 100% दिया है और आगे वाले को समझ में आया है। हाँ। जब मैं भी लेक्चर लेता हूँ बहुत बार मुझे बहुत मजा आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो बच्चों को भी बहुत मजा आता है, उनको भी अच्छा लगता है। बट अगर मुझे ही वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, तो फिर बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी वैसे। जब आपने स्टार्ट किया था तब ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड नहीं था, बट आपका जो ग्रोथ हुआ था मेनली आई थिंक आपने YouTube पे वीडियोस डाला Right. तो आप फिर आपको सब जानने लगे कि यार खबर सर है, कोई टीचर है जो पढ़ाते थे, आप रिवीजन लेक्चर्स डालते थे तो लोग देखते थे, पता चलता था कि हाँ इनसे फुल क्लासेस भी लेना चाहिए। तो हाउ डू यू थिंक, मतलब आपने वो स्टेप कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? बिकॉज अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, दैट्स द टाइम। तो आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो आपको वो कैसे लगा कि यार अपन को ऑनलाइन जाना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करना चाहिए टू ग्रो फास्टर, या कैसे? राइट। जब भी मुंबई में मेरे से बच्चे पढ़ते थे तो मैं हमेशा बच्चे जब पास हो जाते हैं या एग्ज़ाम देते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई तुम लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, तुम बताओ क्या इंप्रूवमेंट, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे, और जब फेस टू फेस पढ़ाते थे तो तुम जैसे बच्चे कनेक्ट हो जाते थे। तो मैंने किसी बच्चों से पूछता था, बच्चे बोलते थे सर DT बहुत वास्ट है और हम लोग, आप पढ़ा तो लेते हो क्लास में, फिर जब 4 महीने बाद रिवाइज करने जाते हैं तो रिवाइज नहीं हो पाता है। तो तभी YouTube का ट्रेंड आया 2015-16 की बात है, जब अपना इंटरनेट अपना जियो आया। जियो ने इस दुनिया की लाइफ चेंज कर दी। जो यूट्यूब पे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जियो ने चेंज की। तो मैंने क्या सोचा कि लाइक मैं बच्चों के लिए, जो मेरे ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे, 70-80 स्टूडेंट, ठीक है, तो 70-80 स्टूडेंट के लिए मैं 2 लेक्चर रिविजन लेक्चर डाल दूँ, तो जिससे क्या होगा ना, लास्ट डे पे जब वो जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि ये ध्यान रखना है। तो मैंने 2 YouTube पे रिवीजन लेक्चर डाल दिए, और मैं कोई मतलब लाइक बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो आज भी है, रिवीजन लेक्चर 2016 में अपलोड किए थे। तो वो रिवीजन लेक्चर इंडिया में बहुत सारे बच्चों ने देखे, और उस टाइम जियो था तो जियो में नेट भी सबके पास फ्री था, लोग YouTube को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ से चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं पे मेरा जो काम था, मैंने फिर देखा कि नहीं यार यहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही है और मुझे कुछ करना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने पेन ड्राइव लाया, पेन ड्राइव के बाद इंडिया में बहुत सारे सेंटर चालू किए। तो मेन जो लाइफ चेंजिंग जो रहा दैट इज द यूट्यूब, एंड उसके साथ में जियो, जिससे लोग बच्चे जानने लगे। बिकॉज मार्केट में पहले कैसा था ना कि कोई भी नए बंदे को मार्केट में आना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आज की डेट में ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कभी भी पढ़ा सकता है। अच्छा, आपके पास कंटेंट इज प्राइम, कंटेंट अगर आपके पास अच्छा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो कोई भी टीचिंग में आ सकता है। इजी हो गया थोड़ा, मतलब यूट्यूब की वजह से। True. और तो अब DB सर और कॉम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कॉम्पैक्ट हमने भी बहुत पढ़ा, उसी से रिवाइज करते थे। तो वो वाला आइडिया आपको कहा था कि जैसे आपने रिवीजन लेक्चर डालने स्टार्ट किए, तो कॉम्पैक्ट में आपने सब कंसाइज कर दिया कि यार यही बुक है, ये पढ़नी है अपन को कोई एग्जाम के पहले। तो ये वाला आपको कैसा है? आई थिंक लोग आपसे मे बी क्लासेस नहीं ले रहे, बट कॉम्पैक्ट जरूर ले रहे हैं, काफी लोग ले रहे हैं। तो वो आपने कब स्टार्ट किया था कॉम्पैक्ट? 2015 में हमने स्टार्ट काम करना चालू किया, वो भी स्टूडेंट से। मतलब बिकॉज एक बात बताऊं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिखाता आपको स्टूडेंट है। मतलब आपके कस्टमर्स जो है हाँ, वही आपको सिखाते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, ठीक है। तो मैं जब एक स्टूडेंट है व्योमा करके, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी टाइम CA बनी, तो मैं उससे मिला। मैंने कहा यार व्योमा, मैं पहले क्या करता था, बहुत एग्जॉस्टेड बुक वगैरह पढ़ाता था क्लास में, बट बोलते हैं लास्ट डे पे रिवाइज नहीं होता। तो मैंने लास्ट डे पे रिवाइज नहीं होता, तो मैंने क्या किया, खुद से हाथ से लिखना चालू किया, और मैं क्लासेस में लिखवाता था बहुत बार, वो चीज़ों को साथ में लिया, और उसके बाद हमने एक बुक के फॉर्मेट में डाला। बट व्हेन इट्स कम्स टू द बुक, जब आप बुक बना रहे हो, मैं उस टाइम पे जो मेरी एज थी कोई लाइक 24-25 की एज रही होगी, उस टाइम पे अगर आप DT की बुक बनाने के बारे में सोचते हो, तो यार लोग बोलेंगे यार क्या बंदा है, DT की बुक आ रही है। DT की बुक बहुत बड़े बड़े लोगों की आ रही है, TN मनोरंजन सर करके, ठीक है, सिंगानिया सर, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास मतलब 30-40 ईयर का एक्सपीरियंस, और हमारे पास छोटा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम बुक तो नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं उसका नाम ही नोट देता हूँ, मैं बुक नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं नोट्स देता हूँ उसका नाम। तो मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे लोग कि भाई बुक है DT की। तो मैंने नोट्स करके और उसको निकाला। और नाम कॉम्पैक्ट कहाँ से आया, लाइक जब मुंबई में तुम भी रहते हो, मुंबई में सबसे ज़्यादा जरूरी है रिक्शा करके, ठीक है। आप रिक्शा देखोगे ना, तो बहुत सारे रिक्शा के पीछे कॉम्पैक्ट वर्ड लिखा है, दैट इज अ ब्रांड ऑफ रिक्शा करके, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि रिक्शा कितनी अच्छी चीज़ है। आप कहीं पे भी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी जाना है, आप कार से ट्रेवल नहीं करते, आप रिक्शा से करते हो, ठीक है। तो रिक्शा के पीछे कॉम्पैक्ट मैंने देखा यार ये कितना काम की चीज़ है।
सो आई जस्ट टुक दैट वर्ड फ्रॉम देयर और हमने कॉम्पैक्ट करके मार्केट में रिलीज किया। और दैट वाज फर्स्ट टाइम कोई ऐसी बुक थी जो ऑथर से नाम से ज्यादा बुक का नाम था। बिकॉज पहले क्या होता था, लाइक हर सब्जेक्ट का नाम पे बिकती थी कि ये डीटी की बुक है, ये लॉ की बुक है, या ऑडिट की बुक है, और इस ऑथर की बुक है। सो वी स्टार्टेड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट वहां से चालू हुआ। और इनिशियली तो क्या होता था ना, लाइक अभी बुक आपको पब्लिशर नहीं मिलता। अगर तुम कुछ बुक लिख लिए, अब नोट्स है पहली चीज़, तो आपको पब्लिशर नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए। तो मैंने सेल्फ पब्लिश चालू किया। जो लोग नए हैं और जो बुक वगैरह निकालने के लिए सोच रहे हैं, मैं बताता हूँ, एक रास्ता बता रहा हूँ आपको जो मैंने फॉलो किया। तो मैंने क्या किया कि कुछ बुक्स प्रिंट करा ली, 100 बुक्स के करीब है। वो अपन ने जेरोक्स वाले को बोला कि मुझे प्रिंट करके दे दो, उसने प्रिंट करके दे दी। और जैसे ही उसने प्रिंट करके दी, फिर मैंने उसको फ्लिपकार्ट पे डाला और अमेजोन पे डाला, क्योंकि आप कोई भी सेलर बन सकता है फ्लिपकार्ट अमेजोन। फिर अपने शाम को ऑर्डर आते थे हमारे घर पे 8-10 ऑर्डर, तो मैं, मेरी फैमिली के जो मेंबर वगैरह थे, वो हम उसमें लाइक पॉलीथीन में रैप करके और रखते थे। और जिस दिन अगर ऐसे इनिशियली जो पहले ऑर्डर आए थे ना, 2-4 ऑर्डर, उसके बाद तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होने, मतलब मोटिवेशन था। उसमें कुछ पैसे ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन का कमीशन काटने के बाद कुछ भी नहीं आता था हाथ में। और बहुत बार क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी थे जो लेके जेरोक्स ले ली और उसके बाद रिटर्न कर दी, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट करके और वो रिटर्न कर देते थे। एक बार तो मैंने स्टूडेंट को फोन कर लिया, मैंने कहा भाई उसमें तूने ऐसे क्यों डाला है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो वो बोलता है नहीं सर, एक्चुअली मैंने ना एक दूसरी भी ऑर्डर कर ली थी, तो वो पहले आ गई, तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। और जब भी रिटर्न करते हैं ना, तो उसमें कुछ पेनल्टी लगती है अपने को, तो वैसा था। सो इनिशियली वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कोई भी चीज़ वहीं से स्टार्ट होती है, और आज अच्छी खासी कॉम्पैक्ट है, वो चल रही है मार्केट में, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता है उसको लेकर, और बहुत ज़्यादा करीब है। कॉम्पैक्ट इस फॉर्मेट में लाने के पीछे जो हैंड रिटन फॉर्मेट था, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था, या मैं जब सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं कुछ नोट्स लिखा करता था। और जब मैं लिखा हुआ पढ़ता था और कोई टाइप किया हो, मुझे लिखा हुआ पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इनिशियली 2-3 साल तो हमारी कॉम्पैक्ट रियल में हैंड रिटन थी। रियल में हैंड रिटन मतलब मेरी एक स्टूडेंट लिखती थी और उसी को फिर हम स्कैन करते थे, और स्कैन करने के बाद में उसको प्रिंट करवाते थे, वैसा काम चलता था। बट क्या होता है, फिर अमेंडमेंट होने लगे बहुत ज़्यादा, तो उसको वापस पूरी बुक को लिखवाना, या वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है टाइम में, तो फिर हमने उसको कोरल में डाला, और आज की डेट में प्रिंटेड वो उसमें फॉन्ट में आती है वो। हाँ, मतलब हम भी वैसे नोट्स ही लिखते थे, बिकॉज अपने नोट से ज़्यादा समझ आता है क्या क्यों कैसे लिखा है वो सब। राइट। तो इसमें अभी कॉम्पैक्ट के आप कुछ नंबर दे सकते हैं, मतलब कितने ओवरऑल सेल हो गए हैं, Right. पहले मतलब कब स्टार्ट किया जब से? लाइक अभी पब्लिशर के पास में है, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं रहता, बट मुझे बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं तो सबके हाथ में कॉम्पैक्ट ही रहती है, ठीक है। रिवीजन पास हुआ डीटी का सब्जेक्ट मैंने भी पढ़ा था, बहुत मतलब इट्स वास्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट मेरा था। फिर भी इंटरनेशनल टैक्स का तो मैंने थोड़ा पार्ट कवर कर लिया था, देन आल्सो डीटी का मुझे बहुत वास्ट। डीटी इज वास्ट, 3 सब्जेक्ट एक साइड में सेकंड ग्रुप के, और डीटी एक साइड में सब जाता है। हां, also how do you think यार अभी because now we are living in technology, काफी चेंजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ एडटेक कंपनीज आर कमिंग। तो आपको क्या लगता है ये कैसा चेंज है एजुकेशन इंडस्ट्री में? कुछ 1-2 साल ही हुए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, एवरीथिंग हैज शिफ्टेड टू वर्चुअल। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस होंगे, वेदर पीपल विल प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं, मुझे ये लगता है कि इस कोविड की वजह से एजुकेशन जो इंडस्ट्री है वो 10 साल आगे चली गई है, क्योंकि 10 साल में शायद इंडिया जितना ग्रो करता, वो 10 साल ग्रो है उन्होंने 2 साल में कर लिया है। अभी जैसे हम लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट घर पे बैठ के पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इसके आगे अब और क्या हो सकता है? मेरे को जहाँ तक, मैं कभी एक दिन रिसर्च कर रहा था तो मुझे मेटावर्स के बारे में पता चला कि जहाँ पे आपको उसके अंदर एकदम वर्चुअली चीज़ें एक्चुअल जैसी दिखती है। तो देयर में भी पॉसिबल कि आगे जाके हम लोग भी जब लेक्चर बनाएंगे, ऐसा हो सकता है कि हम मेटावर्स को यूज़ करें और बच्चा अपने आंखों पे लगा के वो, और क्लासेस वहीं से वो बंदा करेगा, और नोट्स वगैरह है वो हम डायरेक्टली दे देंगे, और उसको ये लगेगा कि लाइक बीबी सर उसको एकदम सामने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम सामने ही पढ़ा रहे हैं, एकदम पर्सनल टीचर है। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। क्या हो सकता है वी डोंट नो, बिकॉज किसी ने बोला है कि जो चीज़ आप सोच सकते हो ना वो हो सकती है, वो हो सकती है। तो जो आज हम सोच रहे हैं कि कई ऐसे टीचर के रोबोट रहेंगे और वो पढ़ाएंगे जाके, ठीक है, तो दैट ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ें। तो आगे बहुत इंडस्ट्री, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सब चीज़ें ईजी हो जाएगी, सब चीज़ें आगे चली जाएगी। तो मेरा मानना ये है, बट सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, बिकॉज आपको टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो टाइम जैसे जैसे चीज़ें चल रही है, किसने सोचा था पेन ड्राइव आएगी करके, ठीक है,
किसने सोचा था कि लाइक पहले स्कूल में ही पढ़ाई होती थी, आज जो हाँ छोटे छोटे बच्चे करके, ठीक है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो घर पे बैठ के पूरे 2-2 साल पढ़ाई की है उन्होंने। तो इट इज़ पॉसिबल, ये चीज़ें हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, मेरा मानना ये है कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको आपको एडवाइस देना है, बिकॉज काफ़ी चेंज हो रहा है अभी सिनेरियो। पीपल आर थिंकिंग क्या सीए करे या कुछ और करे। हाउ विल यू सजेस्ट, आपको कुछ अगर उनको एडवाइस देनी है अभी जो एक तो रिसेंट जो एग्जाम्स है जिनके नेक्स्ट मंथ से जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनको आपको कुछ सजेशंस देना है तो आप क्या दो? देखो एग्ज़ाम वालों को तो मैं वही बोलता हूँ कि लाइक एग्ज़ाम तक जो है वो सब चीज़ें भूल जानी चाहिए, ओनली पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हम हार्डवर्क करते हैं ना, जब आप रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुमने भी वो चीज़ फील की होगी, वो मैंने भी की हुई है कि जिस दिन आप बहुत हार्डवर्क करते हो और जब आप रिजल्ट में सक्सेस हो जाते हो, पास हो जाते हो, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। लाइक जितना आप हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, उतना ही आप लकी हो। बिकॉज लक वगैरह ठीक है यार, मतलब हो सकता है 2%, 5%, 10%, बट वो उसके साथ रहता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ सीए के बाद में क्या, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा बहुत बार अभी ये आईए करके चल रहा है कि गवर्नमेंट हो सकता है आईए के कॉलेजेस बना दे, और जैसे आईएम्स होता है, जैसे आईआईटी होता है, वैसा आईए हो जाए करके, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट है, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पॉसिबिलिटी अभी उन्होंने बोला है नहीं करेंगे, बट हो सकता है वो नया बिल डालें और वो चालू कर सकते हैं। आपको अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है ना कि लाइक आप अपने आप को इतना वर्सेटाइल बना दो ना कि इस दुनिया में अगर कुछ भी ना हो ना तो भी आपकी वैल्यू बनी रहे। मेरा मानना यह है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो साइनिंग फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां तक मैं देखता हूँ बहुत बार ऑडिट में, मैं टैक्स में पढ़ाता हूँ तो ऑडिट की लिमिट बढ़ गई, जीएसटी में का ऑडिट हट गई, ये हो गया वो हो गया। बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना वैसे वैसे उस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, साइनिंग वाली। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए जहां आप बिजनेस एडवाइज कर रहे हो, आप लोगों को ये बता रहे हो बिजनेस कैसे करना है, कैसे उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, प्रोसेस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, उन चीज़ों में जाना पड़ेगा। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ साइनिंग तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। आप लोग जो बताते हो, पहले सिद्धांत जो है वो बैरिंग में काम करता था, ये लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते, तो पूरा स्टार्टअप का वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोचनी चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ में करते रहना चाहिए जिससे कि आप फुल्ली उस पर डिपेंड ना हो। ये मेरा मानना है। और ऑल्सो तो बिकॉज अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, लास्ट में लोग एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट करते हैं, एक ग्रुप दे दे, 2 ग्रुप दे दे, वैसा वो क्वेश्चंस आते हैं उनको। तो उसके लिए मतलब कुछ सजेशन है, बिकॉज ये टाइम पे लोगों को आते हैं लास्ट 1 महीने में कि अब कितना रिवीजन बाकी है, अब कितना दे सकते हैं वैसा। बिकॉज एक्सक्यूजेस बनाने के लिए सब बनाते हैं बट सुनने वाला कोई नहीं वैसे रहता। देखो मेरी बात, पहली चीज़ तो एक्सक्यूज तो बनाना ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं ना जो अगर मान लो फेल हो गए तो बोलते हैं हम इसकी वजह से हो गए, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाए तो हम इसकी वजह से नहीं कर पाए। ये जो वजह वाली जो चीज़ है ना, ये आपको हटानी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब इतने बड़े बच्चे हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल के बच्चे, आपकी लाइफ के बारे में आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कोई और आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सो अगर आप फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हैं, 1 ग्रुप दीजिए, दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, दोनों ग्रुप, बट जो आपने सोच लिया फिर आपको उस पर वर्क करना है। आपकी लाइफ को बड़ा प्लान करना पड़ता है। अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे 4 महीने पढ़ के और मुझे सीए बनना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो वो फिर 4 महीने पढ़ के और आपको सीए बनने चाहिए, वो वाले एफर्ट्स होने चाहिए। सो जो डिसीजन लेना है वो ले लो। मैं लाइफ में ऐसे ही करता हूँ, मैं जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद में ये गलत सही बाद में देखेंगे, वो बाद में पता चलेगा। और बहुत बार ऐसा होता है जब आप चीज़ें ठीक करते हो, मेहनत करते हो, चीज़ें सही होती जाती है। प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है, उस पर ध्यान देते जाओ, उसको एंजॉय करो, बाकी रिजल्ट वगैरह तो ऊपर वाले के हाथ में। और एक्सक्यूजेस मत बनाओ बिकॉज कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता, लोग मजे लेते हैं, ठीक है, लोग आपके मजे लेते हैं। मैं ये हो गया था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, ये हो गया, मतलब मैं बताऊं सिद्धांत, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, बोला सर दूसरों के फ्रेंड की तो शादी हो रही है, वो वहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरा सुबह सुबह पढ़ाई में मैंने स्टूडेंट का फ़ोन आया, मैंने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले सर सुबह ना पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मैंने किसी का स्टेटस देख लिया और वो स्टेटस में वो तो घूमने गए थे मालदीव्स करके, ठीक है, तो उस टाइम से मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा है कि मेरी लाइफ अभी भी सीए फाइनल में, उनकी शादी हो गई और ये हो गया। तो पहली चीज तो आपको, यार आप क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में सोच रहे हो या आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो? तो डोंट थिंक अबाउट अदर्स करके दूसरी, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है यार, सबकी अलग अलग होती है।
करके, ठीक है। और क्या पता आज वो घूमने जा रहे हैं करके, ठीक है, हो सकता है कल वो तो मालदीव गए थे, तुम यूएसए जाओगे, ठीक है। तो आप ये सब चीजें मत करो, और उनकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी एंड यार लेट्स क्रैक इट करके फटाफट उसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड टेकिंग योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट भाई, बहुत अच्छा लगा सच्ची। और लाइक बहुत आगे जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ करके, बिकॉज जब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं ना, हमको बड़ा प्राउड फील होता है कि नहीं यार अपने स्टूडेंट है और बहुत आगे तक गए। थैंक्स अलॉट सिद्धांत। थैंक यू।